हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो आप लोग काफी अच्छा लगेगा ये लेक्चर और काफी मैंने अच्छे से डिजाइन किया है वाला लेक्चर आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थर्मल एक्सपांशन की। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थर्मल एक्सपांशन के अंदर लीनियर एक्सपांशन। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कुछ लेंथ एल है। ठीक है। उस टाइम पे टेम्परेचर कुछ टी था। आप लोगों ने इसको हीट किया। ठीक है। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है। तो अब नया टेम्परेचर क्या हो चुका है रोड का? टी प्लस डेल्टा टी हो चुका है। उसकी जो कुछ नई लेंथ मान लेते हैं। ठीक है। इनिशियल लेंथ एल नॉट मान लेते हैं, तो फाइनल लेंथ कुछ एल मान लेते हैं। जो फाइनल लेंथ आ गई इसकी वो कितनी हो जाएगी? एल नॉट टाइम्स वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होगी। ठीक है। एक चीज समझना यहाँ पे, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है। एरिया के केस में क्या होगा? मान लीजिए हम लोगों को एरियल एक्सपांशन निकालना है। ठीक है। इसका एरिया कुछ इनिशियली ए मान लेते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे अगर आप लोगों ने डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टी से डेल्टा टी टेम्परेचर कर दिया, पहले टी था तो उसका एरिया मान लेते हैं। पहले ए नॉट था तो बाद में कुछ ए हो गया होगा। तो यहाँ पे जब आप लोग लिखते हो ना ए इक्वल्स टू ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है। जहां पे बीटा हमारे पास क्या है? एरियल एक्सपांशन कोफिशिएंट है। ठीक है। जहां पे बीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 अल्फा होती है और आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है। आइसोट्रोपिक का मतलब समझना कि जब हमारे पास आप लोगों ने आया, इसका मतलब एक्सपांशन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में अगर सेम है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन में अल्फा अल्फा नहीं है। ठीक है। मान लीजिए हमारे पास इस डायरेक्शन में अल्फा से एक्सपांशन नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में अल्फा से एक्सपांशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे अल्फा वन और अल्फा टू कुछ अलग अलग मान लेता हूं मैं। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका एरिया का? तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इसकी लेंथ कुछ एल नोट है इनिशियली और इसकी कुछ लेंथ बी नोट है। ठीक है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? एल नोट इंटू बी नोट जब टेम्परेचर टी था। अब आप लोगों ने डेल्टा टी से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है। तो अब हमारे पास नई लेंथ कितनी आ चुकी है इसकी? एल नोट वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। यहाँ पे बी नोट कितना आ जाएगा? वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। राइट। क्योंकि ये क्या है हम लोगों ने इसमें क्या माना हुआ है? एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल माना हुआ है यहाँ पे। तो अब इसका एरिया आप लोग क्या लिखोगे? एल नोट इंटू बी नोट वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी इंटू वन प्लस, ठीक है, अल्फा टू डेल्टा टी। तो हमारे पास नया एरिया क्या जाएगा इस केस के अंदर? ये फॉर्मूला होगा उसका। ठीक है। बात करते हैं अगर हमारे पास अल्फा वन इक्वल्स टू अल्फा टू है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? अल्फा वन इक्वल्स टू अल्फा टू रहता है, तब हमारे पास क्या होता है? अल्फा वन प्लस अल्फा टू की वैल्यू क्या आती है? बीटा आती है। राइट। तो यानी कि हमारे पास अल्फा वन अगर अल्फा टू के इक्वल कर दूं मैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कराना चाहिए। ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं कि फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है नहीं करता। ए इक्वल्स टू ए नोट। ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया? एल नोट बी नोट को क्या लिख दिया? ए लिख दिया। वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी आ जाएगा। अगर अल्फा वन अल्फा टू बराबर है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है। और हमें क्या पता है कि ये वैल्यू जो है हमारे पास अल्फा डेल्टा टी काफी छोटी वैल्यू होती है वन से। तो हम लोग एक चीज जानते हैं क्या? कि हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का अगर यूज करें तो वन प्लस क्या आ जाएगा? टू अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। राइट। तो यहां से डेरिवेशन आता है एक्चुअल में। ठीक है। इस फॉर्मूले का, जहां पे टू अल्फा हम लोग किसको लिखते हैं? बीटा को लिख देते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को आइसोट्रॉपिक मटेरियल गिवन है तो आप लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल देते कभी जी एडवांस के अंदर या किसी और क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोगों को इस तरीके से फुल मेथड भी सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। मैं यहाँ पे आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिख देता हूँ तो वी की क्या आ जाएगी वैल्यू? वी नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है। जहां पे अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल की बात करूं तो गामा की वैल्यू कितनी आती है? 3 अल्फा आती है। बात करते हैं इसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स अगर आप लोग ये आते हैं तो उनको कैसे डील किया जाता है, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की यहाँ पे। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इंक्रीज द, हम लोगों ने टेम्परेचर किया है दोनों क्वेश्चंस के अंदर।
तो यहाँ पे रेडियस पे क्या असर पड़ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डी, ठीक है, इस डिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा अगर हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो आप लोग जब सोच रहे होंगे ना, तो वैसा कभी नहीं होता एक्चुअल में, ठीक है। हम लोगों को फॉर्मूले से काम करना है यहाँ पे, कभी अपनी मतलब दिमाग से मत सोचो, क्योंकि क्या होता है कि फिजिक्स हर बार ऐसी चीजें नहीं सोच पाती जो कि एक्चुअल में पॉसिबल हो पा रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझना कि हम लोग आर को क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, इनिशियल कुछ आर नोट मान लेते हैं, अभी इनिशियल की स्टेज पे कुछ आर नोट था इसका वैल्यू, ठीक है। 1 + अल्फा ΔT मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या है, डेल्टा टी इंक्रीज हुआ और अल्फा नोट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस क्या होगी, एक्चुअल में इंक्रीज हो रही होगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की। इनिशियली डिस्टेंस कुछ डी नोट मान लेते हैं, तो फाइनल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी नोट 1 + अल्फा ΔT। अगर इसका अल्फा दे रखा है, ठीक है, इसका अल्फा दे रखा है, क्योंकि क्या आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, किसी भी डायरेक्शन में जाओ, हम लोग सिर्फ दो डायरेक्शन की बात क्यों करें, इन्फाइनेट डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन में हम लोग लगाना चाहे किधर भी लगाओ, आइसोट्रॉपिक है तो, राइट। हम लोग सिर्फ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अल्फा थोड़ी बोलते हैं, मैं तो इस डायरेक्शन में भी अल्फा बोलना चाह रहा हूँ, मैं तो इस डायरेक्शन में अल्फा बोलूंगा, इस डायरेक्शन में भी अल्फा बोलूंगा, क्योंकि आइसोट्रॉपिक मटेरियल है मेरे पास, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैंने लगा दिया डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को डील करना होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है दो पॉइंट्स के बीच में, जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। बात करते हैं अब हम लोग इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप लोग को सॉल्व नहीं करना, मैं बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना होता है न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। जितनी भी मैनिपुलेशन होती है सारी की सारी मैं सिखाने वाला हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हमारे पास कंटेनर गिवन है, ठीक है, उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, और कंटेनर का हम लोगों को और लिक्विड का हम लोगों के अंदर रखा है वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट गिवन है, ठीक है। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन भी तो होगी ना हमारे पास कि हमारे पास इस कंटेनर से पानी बाहर की तरफ निकलने लग जाए, ठीक है, ओवरफ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है। जो भी हमारे पास में लिक्विड भरा है वो वाटर की तरह कंसिडर किया गया है, और वो बोला जाए कि इसकी क्या कंडीशन होगी कि इसके पानी बाहर निकल जाए इस कंटेनर के। तो हमें क्या पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर भी इंक्रीज होगा एंड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटेनर का वॉल्यूम की, ठीक है। तो कंटेनर का फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वी फाइनल ऑफ द कंटेनर वीसी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, कितना हो जाएगा, वी नोट, ठीक है। वी नोट दोनों का सेम है, देखो वॉल्यूम ऑफ दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों फुला फुल भरे हुए हैं, राइट। तो यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, गामा सी डेल्टा टी। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वी एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दोनों का वॉल्यूम इनिशियली क्या था, सेम था, तो मैं उसको भी वी नोट लिख देता हूं, 1 + गामा एल डेल्टा टी, राइट। अब मुझे क्या पता है कि मुझे ओवरफ्लो कराना है, मतलब हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, कंटेनर के कंपैरिजन में। तो वीएल इज ग्रेटर देन वीसी फॉर ओवरफ्लो, राइट, यही कंडीशन होना चाहिए। तो यानी कि अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, गामा सी, ठीक है, गामा एल जो होगा हमारे पास वो किससे ज्यादा होगा, गामा सी से ज्यादा होना चाहिए। आप लोग बस इसको पुट कीजिए यहाँ पे और सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, जो गामा ऑफ लिक्विड है, ठीक है, मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट है वो लिक्विड का ज्यादा होना चाहिए किससे कंपैरिजन में, गामा ऑफ द सी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी। पहली चीज तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को, कंडीशन कि हमारे पास वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ लिक्विड क्या होना चाहिए, वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ द कंटेनर से ज्यादा होना चाहिए फॉर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का वॉल्यूम हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा भी निकालना पड़ेगा, राइट, कि हमारे पास कितना लिक्विड एक्सपांड हुआ है माइनस कितना हमारे पास कंटेनर एक्सपांड हुआ है, कि हमारे पास जितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा एक्सपांड किया गया होगा लिक्विड के द्वारा कंटेनर के कंपैरिजन में, वही तो हमारे पास आंसर होने वाला है ओवरफ्लो का, कितना पानी बाहर निकल चुका है।
तो हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वी नोट, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा एल माइनस गामा सी डेल्टा टी, राइट, इक्वल्स टू डेल्टा वी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ये हमारे पास क्या है, ओवरफ्लो, ठीक है, ऑफ लिक्विड वॉल्यूम आ जाएगा। होप ही आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग बेस्ड न्यूमेरिकल्स ऑन द यंग मॉडुलस एंड द बल्क मॉडुलस पे कितने क्वेश्चंस बना सकते हो आप खुद से भी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, राइट, इसका रेशियो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस की वैल्यू फोर्स पर यूनिट एरिया, और हमारे पास स्ट्रेन क्या होता है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, डीएल बाई एल। होप आप लोगों को ये चीज पता होगी। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बल्क मॉडुलस की। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होगा, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये होगा हमारे पास, राइट। बात करते हैं यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, माइनस का डेल्टा वी बाय वी होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। होप आपको ये चीज क्लियर होगी। बात करते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो जैसे कि हमें क्या पता है कि आप लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम समझा होगा। तो हमारे पास स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ इक्वल्स टू माइनस का के एक्स होता है, राइट। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एफ इक्वल्स टू के एक्स लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग जो फोर्स है, ठीक है, जो अप्लाई किया जा रहा है, अगर मैं उसको कंपैरिजन करूं, तो ये एक्स क्या होता है एक्चुअल में हमारे पास, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, राइट। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो इसको हम लोगों ने मॉडिफाइड किया, तो यहाँ पे कितना आ गया, के डेल्टा एक्स, राइट, इसको मैं डेल्टा एक्स बोल देता हूँ। तो चलिए इसको कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एल है। तो कंपैरिजन से कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल सकता है, के मिल सकता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो चलिए निकालते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ से। तो यंग मॉडुलस, ठीक है, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी फोर्स की वैल्यू। आप लोगों को बस मैनिपुलेशन करना है। ठीक है, इसको यहीं पर रहने दो, बाकी सबको उधर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो यंग मॉडुलस से, तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी निकल गई, गामा ए बाई एल। ठीक है, ये तो हमारे पास क्या आ गया, एनालोगस प्रॉपर्टी आ चुकी है किसकी, इस यंग मॉडुलस की, किसके साथ, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ। ठीक है, तो हम लोग एक और चीज पता कर सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम। ठीक है, अगर हमें डेल्टा एल से चेंज करता हूं मैं, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं एनर्जी का फॉर्मूला जानता हूँ, हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर होता है एनर्जी का स्प्रिंग के लिए। ठीक है, यही होता है स्प्रिंग के लिए। उससे हम लोग वैल्यू निकालते हैं, की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके हैं। और एक्स क्या होता है हमारे पास, चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो मैं डेल्टा एक्स का स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ई की हाफ गामा ए बाई एल। ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे रखी हुई है वैल्यू, तो निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेल्टा एल लिख देता हूँ, डेल्टा एल की वैल्यू आप लोग यहाँ से पुट कर सकते हो। यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइनली हमारे पास, एफ एल अपॉन गामा ए का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, उसकी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लीजिए में दो स्टिक्स गिवन है, ठीक है, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया सीरीज के अंदर इस तरीके से, इसका गामा वन है, इसका गामा टू है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों सिस्टम को एज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सीरीज कनेक्शन की तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास के इक्विवेलेंट क्या आता है सीरीज के अंदर, के इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कितना आएगा, वन अपॉन के इक्विवेलेंट कितना होता है, वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू होता है, राइट। तो आप लोग इसके अंदर इसकी वैल्यूज डाल दीजिए बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, गामा इक्विवेलेंट, ठीक है, ए
अपॉन एल टोटल, ठीक है। एल टोटल कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2, इसकी लेंथ कुछ L1 मान लेता हूँ, उसकी कुछ लेंथ L2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, गामा वन, ठीक है। एरिया कांस्टेंट है दोनों का, ठीक है, एरिया में तो दोनों का बराबर मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, गामा ए अपॉन L1 प्लस गामा टू ए अपॉन L2। तो ये हमारे पास क्या निकाल सकते हैं आप लोग, यहाँ से y इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए। बात करते हैं हम लोग अब बल्क मॉडुलस की। तो बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या है, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। प्रेशर भी पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा पी आ गया हमारे पास। डेल्टा पी क्या है, मान लीजिए पहले प्रेशर कुछ P1 था और उस पर हम लोगों ने बढ़ा के प्रेशर क्या कर दिया, P2 कर दिया। तो पहले वॉल्यूम V1 मान लेते हैं, बाद में वॉल्यूम V2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा V क्या आ गया, V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है, राइट। तो V2 माइनस V1। तो आप लोगों को यहाँ पे जब चेक करोगे तो ये चीज क्या आ रही है हमारे पास, V2 हमारे पास क्या है, V1 से कम है, देख लिया। तो यानी कि हमारे पास ये क्वांटिटी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जब वॉल्यूमेट्रिक में स्ट्रेन लिखूंगा तो ये वाली क्वांटिटी हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मुझे यहाँ पे एक और नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए, ठीक है। और प्रेशर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी की वैल्यू हमारे पास P2 माइनस P1 आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर हम लोगों ने बढ़ाया होगा तभी तो वॉल्यूम कम हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, बल्क मॉडुलस की वैल्यू मिल जाएगी फाइनली। इतनी सी बात क्लियर है। बात करते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर। इसका P इनिशियली हमारे पास 0 दे रखा है और हम लोगों ने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया, ठीक है। इस पे चार्ज लगा दिया, उसकी चार्ज डेंसिटी हम लोगों को गिवन है, ठीक है, कितनी सिग्मा गिवन है। उस पर प्रेशर कितना आ रखा होगा, वो आउटवर्ड कितना प्रेशर आ रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस पे आप लोगों को क्वेश्चन भी आया होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, प्रेशर की क्या होता है, वैल्यू होती है फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये हमेशा क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, रेडियली इनवर्ड था ये एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांड होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रखा है हमारे पास, किसी न किसी प्रेशर आउटवर्ड लग रहा है तो वॉल्यूम हमारे पास एक्सपांड हो रहा है। अगर हमारे पास प्रेशर इनवर्ड लग रहा होता तो हमारे पास वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, कुछ डेल्टा वी आ गया। तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन वाले के द्वारा, डेल्टा वी बाई वी का रेशियो पूछा जा रहा है और आप लोगों को इसका बल्क मॉडुलस पता है, ठीक है। तो हम लोग प्रेशर की वैल्यू क्या लिखेंगे, समझना, बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या है, डेल्टा पी है, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे हमारे पास पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो एक चीज समझना कि हमारे पास प्रेशर क्या है इस बार, रेडियली आउटवर्ड है, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर ही क्या माना था, रेडियली इनवर्ड माना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना लिखना पड़ेगा, नेगेटिव टाइम्स सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, अपॉन, और हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है, माइनस का डेल्टा वी बाई वी होता है, राइट। और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, फाइनली नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास फाइनली यहाँ से, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोगों से न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को बस यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू आप लोग क्या क्या पुट कर सकते हो, आप लोगों को ये सोचना आना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों को देखते हैं कि प्रेशर की वैल्यू हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड बल्क मॉडुलस के। तो हमारे पास बात करते हैं कि बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल क्या होगा प्रोसेस, ठीक है। और हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या रहती है। तो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा काम है कि हम लोग को डेल्टा पी बाई डेल्टा वी का रेशियो निकालना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, माइनस का डीपी बाई डीवी, ठीक है, और जो वी है उसको ऊपर भेज देते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो यहां से मैं डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट फॉर्म गिवन है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, पी डीवी प्लस
VDP इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीपी बाई डीवी की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डीपी बाई डीवी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है निकल के, माइनस का पी अपॉन वी निकल के आएगी। आप लोग चेक कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का पहले था ऑलरेडी, माइनस का डीपी बाई डीवी की वैल्यू हम लोग रुक देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का पी अपॉन वी। ठीक है, एक वॉल्यूम हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्रेशर के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, आइसोथर्मल के केस में प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर रहता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो कितना आ जाएगा पी, ठीक है, गामा वी, गामा -1 डीवी। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, डीपी वी की पावर गामा इक्वल्स टू 0। राइट, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो आप लोग डीपी बाई डीवी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, वो कितनी आएगी, माइनस का गामा टाइम्स पी अपॉन वी आ जाएगी। ठीक है, जहां पे गामा क्या है हमारे पास, एडियाबेटिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डीपी बाई डीवी की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, माइनस का गामा टाइम्स पी अपॉन वी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसका बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस का, नेगेटिव टाइम्स ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस लग चुका है, डीपी बाई डीवी की वैल्यू चाहिए, डीपी बाई डीवी की वैल्यू ये रही है हमारे पास, तो यहाँ पे रख देते हैं, कितनी है, माइनस का गामा पी अपॉन वी। ठीक है, और हमारे पास वॉल्यूम चला आ रहा है यहाँ पे पहले से, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, गामा पी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास गामा पी होता है। तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम के अंदर। ठीक है, आप लोगों को देखो डेल्टा पी या डेल्टा वी का कुछ भी वैल्यू रखवा सकता है वो, तो आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा सोचना आना चाहिए। तो बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, जो कि हमारे पास यंग मॉडुलस से आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यंग मॉडुलस का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि हमारे पास कोई रोड है जो कि दीवार पे लगी हुई है, जिसका रोड का जो एरिया है यूनिफॉर्म ए दे रखा है, उसको हम F4 से खींच रहे हैं, जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, रोड की L है, उसका योग मॉडुलस हमारे पास गिवन है Y। ठीक है, तो इस पे लेंथ में कितना चेंज आया होगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देखो हमें डेल्टा एल निकालना है एक्चुअल में। ठीक है, और उसमें एनर्जी स्टोर निकालनी है कितनी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा एल की वैल्यू बात करते हैं। तो डेल्टा वेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कोर्स हम लोगों ने एफ लगाए, तो यहाँ से गामा डायरेक्ट मिल जाएगा, सॉरी डेल्टा एल कितना मिल जाएगा हमारे पास, एफ, ठीक है, एल अपॉन गामा ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी। तो डेल्टा एल हम लोग निकाल चुके हैं। एनर्जी स्टोर क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, हाफ इंटू, ठीक है, के एक्स स्क्वायर होती है, राइट, के एक्स स्क्वायर, एक तरह का हम लोग स्प्रिंग की तरह कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, हाफ इंटू के, हमारे पास क्या है यहाँ पे, आप लोग के की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, राइट, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ये रहा और डेल्टा एक्स ये कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ठीक है, गामा ए अपॉन एल निकल के आई थी, राइट। आप लोगों को सोचना आना चाहिए वो चीज, ठीक है, स्प्रिंग की तरह कंसीडर करना है तो हम लोगों ने, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी लिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, गामा ए अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास निकल के, यहाँ से रखो डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे, एफ एल अपॉन गामा ए, राइट, एफ एल अपॉन गामा ए का स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो क्या आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हाफ इंटू, ठीक है, गामा ए से गामा एक कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो एफ स्क्वायर एल अपॉन गामा ए। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी। एक चीज समझना, इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं, हाफ इंटू, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, फोर्स इंटू एरिया लिख देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो ये हमारे पास क्या स्ट्रेस है। ठीक है, अब हमारे पास इसके अलावा क्या क्या चीजें बची हुई है, एफ बचा हुआ है, ठीक है, एल बचा हुआ है और गामा बचा हुआ है। ठीक है, मैं इसको स्ट्रेन के रूप में लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, यहां से एफ गामा ए होती है, राइट,
तो मुझे यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टर्म हमारे पास अब क्या हो चुकी है, स्ट्रेन हो चुकी है, राइट। स्ट्रेन हो गया ये चीज हमारे पास। और एफ इंटू एल क्या होता है, मतलब ए इंटू ए हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी स्टोर की वैल्यू और हमारे पास क्या क्या हो सकती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम हो सकती है, ठीक है। स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, एनर्जी की वैल्यू। कभी कभार आपको क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में पता होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आप लोगों को कुछ ऐसा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप लोग वहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। वो भी आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। और आप लोग स्ट्रेस की वैल्यू आप लोग यहां से लिखना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है, इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप लोग, सिर्फ स्ट्रेन के रूप में लिख सकते हो, तो क्या इतना हो जाएगा, गामा इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को और भी वैल्यूज मिल सकती है, हाफ इंटू गामा टाइम स्ट्रेन स्क्वायर, राइट। तो ऐसे भी आप लोगों को मैनिपुलेशन आनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि एक हमारे पास कोई रोड है जिसको हम लोगों ने दो दीवारों के बीच में फिक्स किया हुआ है, ठीक है। उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसका टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है पूरा डेल्टा टी का, ठीक है, डेल्टा टी का उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। इसको हम लोगों ने इसका हम लोगों को थर्मल एक्सपांशन कॉफिशिएंट गिवन है अल्फा, ठीक है। और हमारे पास लेंथ एल गिवन है, एरिया ए गिवन है। हमसे थर्मल स्ट्रेस पूछा जा रहा है। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है एक्चुअल में हमारे पास, इसकी वैल्यू तो हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेस होती है। तो हमें थर्मल स्ट्रेस निकालना है, मतलब हीट के कारण इसके अंदर कितना स्ट्रेस आ रहा होगा, क्योंकि क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपांड होगा, राइट, दीवार के बीच में। तो दीवार इस पर कुछ फोर्स लगा रही होगी, स्ट्रेस लगा रही होगी पर यूनिट एरिया, तो हमसे वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, गामा ए अपॉन एल हो जाएगी, सॉरी गामा डीएल अपॉन एल हो जाएगी, राइट। बट हम लोग डीएल निकालेंगे कैसे, ठीक है, गामा डीएल अपॉन एल निकालेंगे कैसे। देखो गामा तो हमें गिवन है क्वेश्चन वाले ने, तो गामा तो चलो ठीक है। डीएल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा है, एल फाइनल हमारे पास क्या होता है, एल इनिशियल, ठीक है, 1 + अल्फा डेल्टा टी होता है, राइट। तो यानी कि हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल फाइनस माइनस एल नॉट एल इनिशियल, राइट, कितनी हो जाएगी यहाँ पे। इसको आप लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एल नॉट अल्फा डेल्टा टी बचेगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ये कितना हो गया, डेल्टा एल हो गया। और डेल्टा एल बाय एल का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, अल्फा डेल्टा टी आ रहा है यहाँ से निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा इसका वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बात करते ही ये क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, जे एडवांस में ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था पहले, कि अगर मान लीजिए हम लोग इस रोड को घुमाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं टेंशन आएगी। टेंशन के कारण क्या हो रहा होगा, पर यूनिट एरिया पे हमारे पास स्ट्रेस आ रहा होगा। तो यहाँ से हर जगह स्ट्रेस हमारे पास क्या हो रहा होगा, अलग अलग आ रहा होगा। तो इसमें हमारे को क्या देखने को मिलने वाला है, एक्सपांशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो उस एक्सपांशन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास पूछा जा रहा है। इसका योंग मॉडुलस हमें पता है, एरिया पता है, ओमेगा पता है, एल पता है, सब कुछ हमें पता है, बस हमें डेल्टा एल निकालना है कि इसमें एक्सपांशन कितना हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि योंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास यहाँ पे, कि इसके अंदर हमारे पास टेंशन आ रहा होगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो किसी एक्स दूरी पे जाके हम लोग डीएक्स का एक एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और उसका मास कितना ले लेते हैं हम लोग, डीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो डीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, एम बाई एल डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। एम क्या है हमारे पास, एम बाई एल का रेशियो क्या होता है, म्यू होता है, ठीक है। तो म्यू डीएक्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे मास तो निकाल लिया डीएम, ठीक है, छोटे से यूनिट का मास निकाल चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टेंशन पर यूनिट एरिया अपॉन डीएल अपॉन एल। एल हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, एल है, ठीक है। तो उसको एल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेंशन ही तो है जो वेरी कर रही है, ठीक है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। तो हमें सिर्फ टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंशन हमारे पास कितना आएगा,
रोटेशन कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स लग रहेगा इनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक एक्स दूरी पे जाके हम लोगों ने जो डीएक्स का एलिमेंट माना है, ठीक है, ऐसे इसको हम लोग घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस पे इनवर्ड फोर्स क्या लग रहा होगा हमारे पास, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, राइट। तो उसको क्या लिखते हैं हम, ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस छोटे से dt एलिमेंट में कितना लग रहा होगा, dm ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा होगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, dm की वैल्यू रख देते हैं, कितना आ जाएगा म्यू dx, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, म्यू dx की वैल्यू आ गई। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, समझना, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेंशन आ रही होगी, ठीक है। इसकी टेंशन की वैल्यू कुछ t मान लेते हैं, और यहाँ पे टेंशन कितनी होगी हमारे पास, यहाँ पे टेंशन रहने वाली है 0, ठीक है। तो जब हमारे पास टेंशन 0 है यहाँ पे, तो उस पे लेंथ हमारे पास कितनी है, l है। तो जब टेंशन 0 है तो उस पे लेंथ हमारे पास l पता है। और जब हमारे पास टेंशन t है, ठीक है, तब हमारे पास लेंथ कितनी है, 0 है, ठीक है। तो टेंशन जब t है तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, लेंथ 0 हो जाएगी। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो t माइनस 0 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से निकल के, तो यहां से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, म्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई इसकी वैल्यू। और जब इसमें लिमिट कितनी लग जाएगी हमारे पास, 0 टू एल लग जाएगी। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर म्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस का एल स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, इसकी टेंशन की वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे समझना कि हमारे पास जो टेंशन आई है वो नेगेटिव क्यों आई है। जो हमारे पास ये डीएक्स एलिमेंट लिया हुआ है हम लोगों ने, जैसे कि टेंशन हमारे पास इनवर्ड माना हुआ है हम लोगों ने, तो डीएक्स एलिमेंट क्या होगा, कंप्रेस हो रहा होगा, ठीक है। जब हमारे पास ये dx लिखा है हम लोगों ने पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे, जबकि dx हमारे पास क्या आएगा, माइनस का dx आएगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है। अगर हमारे पास ये इलोंगेट हो रहा होता तो हम लोग क्या लिखते, प्लस का dx लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का dx आएगा, तो यहाँ पे एक माइनस साइन बाहर चल रहा होगा हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी उस केस के अंदर, ठीक है। इतनी चीज आप लोग को थोड़ा सा सोचना भी आनी चाहिए। वैसे भी हम लोग को यहाँ पर मैग्नीट्यूड से मतलब था, तो मैग्नीट्यूड यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, म्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 ए अपॉन डी एल अपॉन एल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो गामा, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डीएल चाहिए, सॉरी। तो डीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर म्यू एल क्यूब अपॉन 2 गामा ए आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये वाला क्वेश्चन को। बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की। तो बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की, क्योंकि हमारे पास क्या है, हीट ट्रांसफर है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थर्मल कंडक्शन की। तो उसका हमारे पास लो है, फोरियर्स लो, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई यहाँ पे कोई रोड है या कोई भी ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है। इसका हमारे पास क्या है, एरिया हमें कुछ गिवन है, ए मान लेते हैं, ठीक है। एरिया हमारे पास क्या है, इसका ए है। तो यहां से मान लीजिए ये कुछ इसका लेंथ हमारे पास कुछ एल गिवन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ T1 मान लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ T2 मान लेते, दोनों एंड्स का टेम्परेचर हमें पता है इसका, ठीक है। और यहाँ से एक हमारे पास हीट पास हो रही है Q, और यहाँ से हमारे पास Q ही हीट निकल रही है, और इसके हर पार्ट के अंदर ना Q हीट एंटर कर रही होगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेता हूँ तो उससे भी Q ही हीट क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। मतलब जितनी हीट हमारे पास इंटर कर रही है पर सेकंड, उतनी हीट पर सेकंड बाहर भी निकल रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे dq बाई dt मतलब हीट पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रही होगी इससे, उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, माइनस का के ए dt बाई डी एक्स रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास, इसको मैं जनरलाइज करना चाहूँ, मतलब dt बाई डी एक्स को हम लोग थोड़ा सा बड़ा इंटरवल मान के चलें, छोटा इंटरवल ना मान के चलें, तो dq बाई dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनली, के ए माइनस का, ठीक है, T2 माइनस T1, ठीक है। और उसकी लेंथ हमारे पास क्या एल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव होता है, इसको हम लोग फोरियर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है, या लॉ ऑफ कंडक्शन बोल सकते हैं, थर्मल कंडक्शन। तो एक चीज समझना हमारे पास, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, आर इक्वल्स टू कितना होता है, रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये करंट का रेजिस्टेंस है, करंट कितना रोक रहा है। तो हमारे पास एक थर्मल रेजिस्टेंस भी होता है जिसको हम लोग आर बोलते हैं,
ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। तो वो किसके टर्म में आता है हमारे पास, एक चीज समझना। तो हमारे पास रो क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है, और 1/k के बराबर होती है, राइट। ये के हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1/रो आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये हम लोग डे 3 के अंदर एट द एंड डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आज के लिए डिस्कस किया था ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो रो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 1/k आ चुकी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/k। ठीक है, L/k ये आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है कि ये कितना हीट फ्लो को रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास dq/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/r। ठीक है, ठीक है, डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। एक चीज समझना, ये हमारे पास एनालोगस होता है किसके, हाँ, ओम्स लो का। ओम्स लो की तरह भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। dq/dt को आप लोग क्या मान लीजिए, करंट मान लीजिए। ठीक है, dq/dt को आप लोग जैसे ही करंट मानोगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चुका है, माइनस का 1/r आ चुका है। ठीक है, डेल्टा टी को, ठीक है, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। माइनस का डेल्टा टी की बात करूं, तो माइनस का डेल्टा टी एक्चुअल में है क्या, समझना। हीट हमारे पास क्यों फ्लो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हीट हमेशा क्या करती है, लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, राइट। ठीक है, तो माइनस डेल्टा टी हमारे पास क्या है, हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है एक तरीके की। ठीक है, कि माइनस है, और डेल्टा टी हमारे पास क्या था, नेगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वी से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए मान लीजिए हमारे पास ये है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल V1 था, यहाँ पे पोटेंशियल V2 था, तो इससे कुछ करंट R फ्लो करा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, V = IR लिख सकते हैं, यानी कि ओम्स लो की तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को हीट ट्रांसफर का है, ठीक है, कहीं भी आप लोगों को टेम्परेचर पूछ लिया है कहीं पे भी, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एज इसको क्या करना है, ओम्स लो की तरह कंसिडर करना है। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट तो सारे जानते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमें आयरन स्लैब एंड हमारे पास कॉपर स्लैब गिवन है। तो इसको हम लोग कॉपर का मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आयरन का मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम लोगों ने एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, मतलब इसका एक एंड और इसका दूसरा एंड हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया, सीरीज में लगाया हुआ है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और इसकी जो डायमेंशन है, वो क्या है हमारे पास बेसिकली, एक तो रेक्टेंगुलर है, दूसरा क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिकल डायमेंशन है, मतलब उसकी लेंथ भी हमारे पास क्या है, बराबर है। ठीक है, लेंथ हमारे पास क्या है, बराबर है, और उसका एरिया भी क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का, ठीक है, बॉक्स का। द आउटर एंड ऑफ द आयरन एंड द कॉपर स्लैब आर एट द 0 डिग्री एंड द 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है, कि आयरन का हमारे पास जो टेम्परेचर दे रखा है, आउटर टेम्परेचर, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आयरन का मैंने यहाँ पे 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, और कॉपर स्लैब का क्या दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे 100 डिग्री मान लिया। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आयरन एंड द कॉपर इज 80 एंड द 400। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन की हमें कंडक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि हमारे पास के गिवन है, राइट। थर्मल कंडक्टिविटी यानी के गिवन है, कितना है हमारे पास यहाँ पे, आयरन का 80 है, और हमारे पास कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, हमारे पास 400 है। ठीक है, तो और हमें कोई भी एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है सराउंडिंग में। ठीक है, जब इससे हीट पास हो रही है। तो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन पूछा गया है, तो यहाँ का टेम्परेचर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी अगर आपके पास आते हैं, तो इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, ओम्स लॉ की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक को हम लोग एक रेजिस्टेंस मान लेंगे, दूसरे वाले जो आयरन है उसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, एक रेजिस्टेंस मान लेंगे। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। टेम्परेचर को पोटेंशियल से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना, 0 पोटेंशियल मान लेंगे, यहाँ का हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर हमारे पास क्या होता है, रो L/A होता है। ठीक है, रो को हम लोग को क्या लिख देते, 1/K लिख दिए थे। ठीक है, 1/K L/A। तो आर की वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे L/Ka लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं, उसका वैल्यू कितना है हमारे पास, L। ठीक है, और एरिया हमारे पास सेम है दोनों का, और यहाँ पे K1 लिख लेते हैं। इसका R2 कितना हो जाएगा हमारे पास, L/A K2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करंट फ्लो मान लेते हैं, कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है,
तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व करना होता है, यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग। तो कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है कि पूरे सर्किट में करंट क्या सेम फ्लो कर रहा है, तो यानी कि मेरे पास जो करंट इससे पास हो रहा होगा रेजिस्टेंस से, वही यहाँ पे भी पास हो रहा होगा इस वाले रेजिस्टेंस से। तो दोनों का करंट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, V बाई आर आनी चाहिए। ठीक है, ये आएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 100 वोल्ट है, यहाँ पे हमारे पास V है। ठीक है, हमें V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगी, डेल्टा V है यहाँ पे। ठीक है, डेल्टा V। तो डेल्टा V कितना आ जाएगा, V माइनस 100, राइट, V माइनस 100। और यहाँ पे R1 कितना है हमारे पास, L अपॉन ए के वन है। ठीक है, L अपॉन ए के वन। और अगर हम बात करता हूँ इसकी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रखा है हमारे पास, 0 माइनस वी आ रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास L अपॉन के टू क्या है, उसका रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को V की वैल्यू मिल सकती है क्या, बिल्कुल मिल सकती है। कैसे, V माइनस 100 अपॉन माइनस का V का रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास निकल के, देखो L अपॉन ए कट जाएगा। ठीक है, दोनों केसेस में। और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, K2 अपॉन K1 आ रही है, राइट। तो यहां से जैसे ही हम लोग रेशियो लेंगे तो हमें यहाँ पे 100 अपॉन V की वैल्यू क्या मिल जा रही है, देखो यहाँ पे एक -1 बनेगा तो मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, K2 प्लस K1 अपॉन K1 आ जाएगा उसका वैल्यू। तो यहां से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 100 K1 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या, हमारे पास टेम्परेचर था यहाँ पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू ही तो पूछी थी जंक्शन पे हम लोगों से। तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू K1। K1 हम लोगों ने 400 को माना है। ठीक है, अपॉन K1 प्लस K2 कितना हो जाएगा, 400 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, इसको अगर हम लोग 10 से काटना चाहें तो कितना टाइम कट जाएगा ये, अगर आप लोग उसको 4 से भी काटना चाहें तो आई थिंक 0 से 0 सबसे पहले मैंने काट दिया, तो यहाँ पे 10 अपॉन 12 यानी 5/6 ये रेशियो आ जाएगा लगभग। ठीक है, 8 से काट देते हैं इसको, तो इसका हम लोगों ने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 100 इंटू 5/6। ठीक है, तो इससे हम लोगों को 500 अपॉन 6 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हमारे वैल्यू कितनी निकल के, 83.3 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना होता है आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सीरीज कनेक्शन एंड द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रोड्स। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, R1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, R1 पैरेलल में है किसके, R2 के पैरेलल में है। ठीक है, ये सब मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और आप लोगों को क्या पता है, R इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास यहाँ पे, R1 प्लस R2 होगा। और यहाँ पे हमारे पास R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 R2। ठीक है, अपॉन R1 प्लस R2 होगा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। देखो देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उससे ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से ये। 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा हमारे पास, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। उससे क्या होता है, क्वेश्चन इजीली हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, वो भी आप लोग लिख सकते हो जो मैंने पहले लिखा था, क्योंकि सेम ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप। तो यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ दोनों के लिए सेम ही रख देता हूँ। R1 हम लोग मान लेते हैं किसको, ठीक है। तो इस वाले केस के अंदर R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप लोग देखेंगे तो रो L अपॉन ए होता है, राइट। रो की वैल्यू कितनी है, तो 1/K1 L अपॉन ए। ठीक है, L देखो इसकी लेंथ L1 है, और दोनों का एरिया क्या है, कांस्टेंट है। देखो जब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए जंक्शन। तो L अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/K2 L2 अपॉन ए। फाइनली आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरिया क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या मान लेते हैं हम लोग, एरिया तो उसका क्या रहेगा, ठीक है, कुछ के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 हो जाएगी ओवरऑल लेंथ। और हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, ए मान लेते हैं, क्योंकि एरिया क्या कांस्टेंट है।
लेंथ हमारे पास जो नया इक्विवेलेंट बना रहे हैं उसकी लेंथ क्या रखनी है, L1 प्लस L2 रखनी है, आइडेंटिकल रहती है, ठीक है, हर चीज। तो 1/K1 L1/A ये हो जाएगा, प्लस 1/K2 L2/A ये हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास के इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से फाइनली, L1 प्लस L2, ठीक है, अपॉन के इक्विवेलेंट। ए क्या है, तीनों में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। L1/K1 यहाँ आ जाएगा, प्लस L2/K2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हो, के इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं के इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से के इक्विवेलेंट आप लोग निकाल सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन में क्या सेम होता है, हमारे पास लेंथ सेम रहता है। तो मैं बोल देता हूँ लेंथ क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू क्या है आर की, यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, 1/K1 एल हमारे पास सेम है अपॉन A1, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/K2, लेंथ हमारे पास सेम है और एरिया कितना A2 है R2 के लिए, देखो यहाँ पे। तो बस मुझे इसके अंदर वैल्यू रख देनी है, तो रख देते हैं, ठीक है। के इक्विवेलेंट की वैल्यू बोलते हैं रो, यानी कि 1/K, के इक्विवेलेंट, ठीक है। नीचे क्या आएगा, L/A, तो L इंटू एरिया। एरिया क्या है हमारे पास, A1 प्लस A2 है, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, K1 A1/L प्लस K2 A2/L आ जाएगा। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से के इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K1 प्लस के सॉरी A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को मैनिपुलेशन आनी चाहिए कि इससे भी हमें कभी दे सकता है क्वेश्चन वाला। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं व्हीन डिस्प्लेसमेंट लॉ की, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T है, तो ये काफी सारे रेडिएशन रिलीज कर रहा होगा, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ, काफी सारी वेवलेंथ की रेडिएशन रिलीज कर रहा होगा, राइट। बट उसमें से एक ऐसी रेडिएशन होगी जो सबसे ज्यादा रिलीज कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा मैक्स, ठीक है। इस वेवलेंथ के सबसे ज्यादा ये रेडिएशन रिलीज कर रहा है, तो उसकी मान लीजिए हमारे पास कुछ लैम्बडा है। तो यहाँ पे विंड डिस्प्लेसमेंट लो की वैल्यू, मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, जो हमारे पास लैम्बडा मैक्स रहता है, उसका जो टेम्परेचर रहेगा बॉडी का, ठीक है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज बी। और इस बी की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास, 0.282 सेंटीमीटर केल्विन रहती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए। कभी कभार क्वेश्चन वाला भी दे देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली वैल्यू। तो इसी पे बेस्ड ये कुछ हमारे पास ग्राफ है। तो एक चीज समझना यहाँ पे, तो लैम्बडा हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया यहाँ से निकल के, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, ठीक है, जो ब्लैक वाला दे रखा है, इसका टेम्परेचर कितना है, 250 है, सॉरी 2500 केल्विन है, ठीक है। इसका लैम्बडा मैक्स कुछ आ रहा था, ठीक है, और वो उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। अगर मैं मान लेता टेम्परेचर 3500 कर देता हूँ, ठीक है, तो उसके लैम्बडा मैक्स क्या ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब एक चीज समझना, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ एक ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर लैम्बडा का ग्राफ है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 मान लेता हूँ, उसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T3 मान लेता हूँ, सबसे नीचे नीचे वाले का, ठीक है। तो आप लोगों से टेम्परेचर का रिलेशन पूछ रहा है एक्चुअल में। तो हमें क्या पता है, इसका लैम्बडा क्या है, सबसे कम है, लैम्बडा मैक्स, ठीक है, 1, फिर लैम्बडा मैक्स 2, और हमारे पास लैम्बडा मैक्स 3 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे कम कौन सा है हमारे पास, लैम्बडा मैक्स 1 सबसे कम है, ठीक है, लैम्बडा मैक्स 2 से लैम्बडा मैक्स 3 से। तो हमारे पास टेम्परेचर का क्या होगा, उल्टा ऑर्डर होना चाहिए, तो यानी कि टेम्परेचर ऑफ T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ T2 ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ T3। तो यहां से आप लोगों को टेम्परेचर में रिलेशन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो आप लोग को ये चीजें निकालने आनी चाहिए, ठीक है।
तो कभी कभार हम लोगों को ऐसा भी गिवन हो सकता है, T1 T2 T3 की जगह हम लोग को ऐसा गिवन हो सकता है कहीं पे कि यहाँ पे सन लिख दे, कहीं पे ट्यूबलाइट लिख दे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या पता है कि ट्यूबलाइट का टेम्परेचर कम होगा सन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। कभी टेम्परेचर ना दिखे, कभी सन, ट्यूबलाइट, ठीक है, बल्ब, ऐसा कुछ हम लोग को गिवन हो सकता है। तो उससे भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट आप लोगों के पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें हम लोगों को लैम्बडा गिवन था और टेम्परेचर पूछा जा रहा था उस सरफेस का क्या होगा। ठीक है, और बी हमें पता ही था, तो सिर्फ वो लैम्बडा मैक्स देगा, आप लोगों को टेम्परेचर आप लोग को निकालना रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो एक हमारे पास स्टार गिवन है क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, इसकी रेडियस आर है, उसका सरफेस टेम्परेचर टीएस है। इसकी रेडियस आर एस गिवन है, इसका सरफेस टेम्परेचर टीएस गिवन है। ठीक है, इट रेडिएट्स अ प्लेनेट। ठीक है, उसकी जो हमारे पास रेडियस गिवन है इस प्लेनेट की, उसकी रेडियस कितनी आ रही है और उसका टेम्परेचर हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, उसका टेम्परेचर भी गिवन है टीई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड द प्लेनेट कितना है हमारे पास, स्टार एंड प्लेनेट के बीच में हमें पता है डिस्टेंस कितना है, आर एस ई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज, बड़ी अच्छी चीज लिखी गई है, एस्टिमेटेड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ द एनर्जी फ्लक्स। ठीक है, बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग, ठीक है, रेडिएशन। तो क्या हो रहा है, एक चीज समझना यहाँ पे, जितना ये रेडिएशन ले रहा है अर्थ, ठीक है, जो भी ये प्लेनेट है, एक तरीके से अर्थ और सन सिस्टम मान लेते हैं, तो जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम ये ले रहा है ना, उतनी ही एनर्जी पर यूनिट टाइम ये निकाल भी रहा है। इसका मतलब ये है इस वाली लाइन का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बैलेंस ऑफ द एनर्जी फ्लक्स बिटवीन द इनकमिंग एंड द आउटगोइंग रेडिएशन, मतलब जितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम ले रहा होगा उतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम निकाल भी रहा होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, इसमें ये चारों में से कौन सा रिलेशन सही है हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे समझना कि हमारे पास जितनी एनर्जी अर्थ के अंदर इंटर कर रही होगी फ्रॉम द सन, ठीक है, यह जो हमारे पास स्टार है, उससे हमारे पास कितनी एनर्जी यहाँ तक पहुंची होगी, और फिर उतनी एनर्जी हम लोगों को रेडिएट भी करवानी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं निकलने वाली एनर्जी की। ठीक है, तो ये छोटा वाला प्लेनेट है। ठीक है, कि कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम का हमें फॉर्मूला पता है सिग्मा, उसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, रेडियस हमें पता है, तो 4 पाई RE²। ठीक है, ये हो जाएगी, और TE4 उसका क्या हो जाएगा, रेडिएशन पर यूनिट टाइम जो रिलीज कर रहा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से निकल के। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें एंटर कितनी कर रही होगी एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो अब हम लोग निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे दूसरी चीज, जो कि हमारे पास कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम इंटर कर रही होगी इस अर्थ के अंदर, वो निकालना है। तो हमें क्या पता है, अगर मान लीजिए हमें कोई बॉल पता है, ठीक है, उसके सेंटर में हमारे पास कोई एनर्जी का सोर्स रखा है, तो इस पूरे एरिया में से कुछ एनर्जी पास हो रही है, कैपिटल ए इसका एरिया है, और एनर्जी जो पास हो रही है वो ई है। ठीक है, बस मुझे इस छोटे से एरिया से निकालनी है एनर्जी, इसका एरिया कितना A2 है, मुझे पूरे एरिया से नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ A2 एरिया से निकालनी है एनर्जी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एनर्जी पर यूनिट एरिया फाइंड करूंगा, इनटू फिर उसको क्या कर दूंगा, A2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एनर्जी फ्रॉम A2 मुझे मिल जाएगी। राइट, तो यानी कि सेम फंडा मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी मुझे किससे चाहिए, अर्थ वाले सिर्फ एरिया से चाहिए, अर्थ का जो एरिया है, अर्थ का एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई RE² हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर जो रेडिएशन गिरेगा वो इस सरफेस पे गिरेगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई RE²। ठीक है, आप लोग सरफेस एरिया नहीं लोगे यहाँ पे क्या लोगे, इस वाले A2 के लिए क्या लोगे, पाई RE² लोगे। एनर्जी कितनी है यहाँ पे हमारे पास, सिग्मा ए, एरिया ऑफ द जो स्टार है वो, ठीक है, T4, ठीक है, TS4 हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन एरिया क्या है इस पूरे का, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा हमें एरिया कंसिडर करना होगा। ठीक है, एक बड़ी सी बॉल बनेगी, इतनी बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 पाई RSE, ठीक है, स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, सिग्मा 4 पाई RE², ठीक है, TE4। ठीक है, अब बस आप लोगों को क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है यहाँ पे, जो भी आप लोगों को वैल्यूज पता है यहाँ पे। ठीक है, कोई वैल्यू आई थिंक कैंसिल हो रही है क्या यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं,
4π RS स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो बस हमें कंपैरिजन कर लेना है यहाँ पे। टी टी ही हमारे पास कहाँ है, ये रहा। ठीक है, और हमें आर ई से इसका रिलेशन निकालना है। तो आर ई हमारे पास कहाँ है, एक आर ई एक आर ई कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या आर ई से ये रिलेशन फॉलो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बात करते हैं टी टी का रिलेशन आर एस सी के साथ क्या है। ठीक है, टी ई हमारे पास कहाँ है, ये रहा, और आर ए सी कहाँ है हमारे पास, ये रहा। तो इसका रिलेशन क्या आ रहा है हमारे पास, टी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एस ई की पावर 1/2। ये रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो क्या ये सही है क्या हमारे पास, यहाँ पे तो कितना आना चाहिए हमारे पास, टी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर एस ई की पावर -1/2 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, -1 दे रखा है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हमारे पास टी डिपेंड ऑन द बोल्ट्जमैन स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है क्या, तो देखो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या उस पर डिपेंड करेगा क्या, कहीं पे भी नहीं करेगा, तो यानी कि ये भी गलत है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे टीई, क्या हमारे पास आर एस के रूट के प्रोपोर्शनल है क्या, चलिए चेक करते हैं। मेरे को हिसाब से सेटिस्फाई तो करना चाहिए, क्योंकि यही आखिरी ऑप्शन बचा है। यहाँ पे टीई है हमारे पास, ठीक है, आर एस क्या है हमारे पास, ये रहा। आर एस का है हमारे पास यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, आर एस आप लोग को दिख गया होगा यहाँ पे, देखो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे टीई हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट डायरेक्ट आर एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, जो हमारे पास डिक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, ठीक है, टेम्परेचर टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बाई डी टी का जो हमारे पास वैल्यू होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, वो प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड हमारे पास जो सराउंडिंग होता है उसके डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कूलिंग हो रही होगी हमारे पास। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टी माइनस टी एस के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, टेम्परेचर टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर हमारे पास टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस का के, मतलब डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैंने माइनस लगाया है। ठीक है, टी माइनस टी एस हो जाएगा, राइट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, एक चीज समझना, जो हमारे पास टी है वो क्या वेरी कर रहा है, मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि कूलिंग हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर गिरेगा उसका। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी टी को जो हमारे पास है स्मॉल डी टी, उसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग सभी लोगों को पता है कितना हो जाएगा, टी माइनस टी एस। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ इनिशियल टेम्परेचर मान लेता टी इनिशियल, और फाइनल टेम्परेचर मान लेता टी फाइनल, इक्वल्स टू माइनस का के टी बोल देता हूँ, कि इस टाइम में टेम्परेचर टी इनिशियल से टी फाइनल चला गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, टी फाइनल माइनस टी एस अपॉन टी इनिशियल माइनस टी एस इक्वल्स टू माइनस का के टी, राइट। तो यहाँ से टी फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, फाइनली टी इनिशियल, ठीक है, सॉरी टी एस प्लस टी इनिशियल माइनस टी एस ई की पावर माइनस का के टी। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इसकी वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास एक चीज समझना, हमारे पास टेम्परेचर का जो गिर रहा है वो एक्सपोनेंशियली गिर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास डिक्रीज जो हो रहा है टेम्परेचर, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वर्सेस आप टाइम का ग्राफ बनाओगे, तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो बात करते हैं इसी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो यहाँ पे हमें क्या क्वेश्चन गिवन है, एक हमारे पास मेटल बॉक्स है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर कितना थीटा एच है। ठीक है, और उसकी जो जिस रूम में वो रखा हुआ है, ठीक है, वहां का टेम्परेचर क्या है, थीटा आर है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको कूल किया जाता है एज पर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इन 22 मिनट्स द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर विद द रूम रिड्यूस टू दिस वैल्यू।
ठीक है, यानी कि हमारे पास जो थीटा फाइनल रहेगा, ठीक है, वो जो सराउंडिंग जो हमारे पास क्या रूम है, उसका जो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना दे रखा है, थीटा एच माइनस थीटा आर बाई थ्री दे रखा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, टी इनिशियल माइनस टी एस। टी इनिशियल कितना था, थीटा एच था, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, थीटा आर था। ठीक है, ई की पावर कितना चला गया, माइनस का के इंटू टाइम में हमारे पास कितने मिनट्स लगे, यहाँ पे 22 मिनट्स लगे। तो ये हमारे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से 1/3 किसके बराबर आ गया, ई की पावर माइनस का के इंटू 22 के बराबर आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। बात करते हैं यहाँ पे पूछा क्या क्वेश्चन वाले ने, द टाइम टेकन इन मिनट्स टू रिड्यूस द टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टू दिस वैल्यू। ठीक है, हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इस वैल्यू को क्या कर जाए, टेंड कर जाए। तो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, तो टी फाइनल माइनस टी एस की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे, थीटा एच माइनस थीटा आर बाय 6 है। ठीक है, टी इनिशियली कितना था हमारे पास, थीटा एच था माइनस थीटा आर। ठीक है, ई की पावर माइनस का के इंटू टी। अब हमें टी निकालना है यहाँ पे, तो यानी कि हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का के इंटू टी। देखो, हम लोग को यहाँ से के को रिप्लेस करना है, ठीक है, के को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, के की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं। के की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो जैसे ही हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा वहां से निकल के। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से के की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैंने दोनों तरफ के लोग ले लिया, तो यहाँ से मेरे को कितना मिल गया, ये मिल जाएगा, ये से कट जाएगा, तो यानी ln 6 हमारे पास, ln 6/t किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का के। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है, ln 6/t इंटू 22 है, राइट। तो यानी कि हमारे पास जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, तो ln 3 मतलब ln-3, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, माइनस का ln 6/t इंटू 22। तो यहाँ से कितनी आ गई इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के, ln 6/ln 3 इंटू 22। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे इस बार। तो ln 6 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, तो हमारे पास ln 6 की वैल्यू तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ln 3 और ln 2 की वैल्यू पता है। ln 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.693 होती है, और ln 3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1.1 होती है। ठीक है, तो हम ln 6 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ln 3 प्लस ln 2 लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पे कितना जाएगा, ln 3। ठीक है, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई है 22 से। ठीक है, ln 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 1.1 है, और ln 2 की वैल्यू कितनी है, 0.693 है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो ln 3 की वैल्यू प्लस ln 2 डिवाइड बाय ln 3 इंटू 22, यही हमारे पास आंसर आएगा। तो ln 3 की वैल्यू कितनी है, ln 3 प्लस ln 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1.793 के लगभग हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 1.1 के लगभग कुछ इसकी वैल्यू है, इंटू 22। ठीक है, तो इससे ये कितने टाइम चला गया हमारे पास, आप लोग इसको जब चेक करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी टाइम में जाएगी हमारे पास, 20 टाइम्स चली जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसको हम लोग 20 से इंटू कर देते हैं, तो 20 से जब मैंने इसको इंटू किया तो कितना चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कुछ लगभग हमारे पास आ रही है 35.86 के लगभग। ठीक है, इतना हमारे पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, इसकी वैल्यू, टाइम की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की, बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। ठीक है, अगर हमें कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का du/dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, du की वैल्यू माइनस का f/dx लिख सकता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, u क्या है हमारे पोटेंशियल एनर्जी है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, u2 माइनस u1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का, ठीक है, f/dx क्या होता है हमारे को, वर्क डन होता है।
तो ये वर्क डन आ जाएगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या जाएगी, V1 U1 माइनस U2 इक्वल्स टू W आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें क्या पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से कि जितना भी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक है, चाहे वो कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, सारे फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है हमारे पास वो कितना आता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है उसके बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा K2 माइनस K1, या फिर बोल सकते हैं K फाइनल माइनस K इनिशियल, ठीक है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में सारे फोर्सेस आएंगे, राइट। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगर कोई सूडो फोर्स लगा हुआ है तो वो भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे उसके अंदर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डेल्टा के, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस का डेल्टा यू आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू लिख सकता हूँ माइनस का वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा के ई, ठीक है। तो यहाँ से वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा कॉमन ले लो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी में चेंजेस आ रहे होंगे वही हमारे पास क्या होने वाला है एक्चुअल में, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, इन केसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सुनना समझना यहाँ पे कि जो सेल्फ एनर्जी हमारे पास स्टोर हो रही है सॉलिड स्फेयर के अंदर वो कहाँ कहाँ हो सकती है, और हमारे पास जो स्फेरिकल शेल है उस केस में कहाँ पर एनर्जी स्टोर हो। तो एक चीज समझना, मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है वो कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, ठीक है। तो हमारे पास किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो यानी कि इसके अंदर कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती अंदर की तरफ, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, बाहर की तरफ ही है इसके अंदर, राइट। तो यानी कि हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ पे होगी, सरफेस के बाहर जितनी भी हमारे पास एरिया है ना, ये बाहर का एरिया, ठीक है, वहां पे एनर्जी हमारे पास क्या होनी है, स्टोर होने वाली है। तो जो हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ K⁴/r, ठीक है। एक्चुअल में इस एनर्जी का मतलब क्या है, एक चीज ये समझना कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल भी तो कैसे न कैसे बनी हुई किसी न किसी चार्ज पार्टिकल के थ्रू, हम लोग इनफाइनाइट चार्ज पार्टिकल्स लेके आए होंगे, उन सभी को इकट्ठा करके हम लोगों ने ये बॉल बनाई होगी, तो उसमें भी कुछ वर्क डन लगा होगा ना, जो वर्क डन लगा है वो इस एनर्जी के बराबर है, ठीक है। इसलिए इसको यूज सेल्फ बोला गया है, ठीक है, कि इसको बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ वर्क डन किया है उसकी एनर्जी ये है। सिमिलरली हमारे पास देखना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी हमारे पास अंदर की तरफ भी स्टोर हो रही होगी इसके अंदर, और हमारे पास एनर्जी बाहर की तरफ भी स्टोर हो रही होगी, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है इसकी यू टोटल, ठीक है, सेल अंदर और बाहर की मिला के, ठीक है, वो कितनी होती है हमारे पास 3/5 K⁴/r, ठीक है। अब एक चीज समझना, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जीरो है, ठीक है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, K⁴/r², राइट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ भी हो मुझे भी इससे मतलब नहीं, पर मेरे को ये चीज पता है कि बाहर का फॉर्मूला जो है ना हमारे पास वो KQ/r² ही होता है, ठीक है। इससे फायदा ये हुआ हमारे पास कि जब बाहर का फॉर्मूला अगर सेम है
ठीक है, तो इस पूरे स्फीयर को क्या मान सकता हूँ, एज अ पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकता हूँ बाहर वाले एटम्स के लिए, मतलब बाहर वाले पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो बाहर एनर्जी स्टोर हो रही होगी इसके अंदर, वो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी हमारे पास, वो एनर्जी स्टोर हो रही है हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर। इतनी एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, बाहर स्टोर हो रही है इस स्फेरिकल शेल के अंदर। ठीक है, तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही होगी। आप लोग बोलोगे ई टोटल माइनस ई आउटसाइड। ठीक है, ई इनसाइड की एनर्जी आ जाएगी हमारे पास। तो ई टोटल हमारे पास कितना है यहाँ पे, इतना है 3/5। ठीक है, माइनस 1/2 कर दूंगा मैं, और के की स्क्वायर बाय आर तो चल ही रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, एनर्जी इनसाइड कितनी स्टोर हो रही है वो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/10 के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो इतनी एनर्जी हमारे पास क्या हो रही होगी, स्टोर हो रही होगी इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझना, यू इनसाइड तो यू आउटसाइड, आप लोग को समझ में आया होगा। यू आउटसाइड कितना है हमारे पास, हाफ के क्यू स्क्वायर बाय आर होगी, और यू इनसाइड हमारे पास कितनी होगी, 1/10 के क्यू स्क्वायर बाय आर होगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास भी टाइम बाउंडेड है। ठीक है, आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकते थे आप लोगों ने की होगी। ठीक है, एक चीज समझना, फिजिक्स के पेपर में आप लोगों को जो उसी की काफी सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि कट ऑफ क्लियर कैसे किया जाए। तो देखो आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चन करके आने हैं। तो एक चीज समझना, आप लोग 20 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग पेपर के देखो, पेपर क्वालिफाई भी कर गए ना, तो आप लोग वहां पे जिन बच्चों के कंपटीशन करने वाले हो ना आगे जाके, आप लोगों के लायक नहीं बनोगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में से ट्राई करना कि एटलीस्ट आप लोग सबसे पहले 5 क्वेश्चंस को करें। कैसे करना है, अगर आप लोग को पेपर हार्ड आता है, समझना हमारे पास अगर पेपर हार्ड आता है कि आप लोग क्वेश्चंस को समझ भी नहीं पा रहे हो, काफी लेंथी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। ठीक है, एक बार हमारे पास मान लेते हैं पेपर हमारे पास क्या आ रहा है कि इजी आ जा रहा है। ठीक है, पेपर अगर हार्ड आ रहा है ना, आप लोग 20 में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस पहले सबसे पहले छाटेंगे, क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइन से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि पहला क्वेश्चन करूंगा भाई, पहला क्वेश्चन नहीं आया तो दूसरा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ हमें 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं 20 में से। सबसे पहले मैं 5 क्वेश्चन करूंगा जो सबसे इजी रहेंगे, जो मुझे आते होंगे। ठीक है, और अगर पेपर, तो आप लोग लाइन से क्वेश्चन करना चालू कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 60 क्वेश्चन करके आने हैं वहां पे। ठीक है, 60 क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, मतलब ये देखने हैं आप लोगों को एटलीस्ट। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस काफी टाइम लेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि 5 क्वेश्चंस तो सेलेक्ट करूंगा मैं सबसे पहले 20 में से, जो सबसे इजी रहेंगे। इजी रहेंगे और मैं करेक्ट कर सकता हूँ उन क्वेश्चंस को। ठीक है, और मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को हार्ड पेपर के अंदर डील करना है। इजी पेपर के अंदर आप लोगों को एटलीस्ट मैं बोलूंगा 9 to 10 क्वेश्चंस तो आप लोग करके आओ फिजिक्स के। ठीक है, इजीली। ठीक है, जो हमारे पास क्या होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो कि आपको आते होंगे अच्छे से। ठीक है, और इजी टॉपिक से होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे इजी वाले के अंदर, फिर हम लोग स्विच स्विच कर देंगे। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करके वहां पे कट ऑफ क्लियर ही नहीं हो रही है, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इजी 9 से 10 क्वेश्चन कर दूंगा, यानी कि हमारे पास 9 to 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने मार्क्स आ जाएंगे पर सब्जेक्ट, 27 तो यहाँ से आ जाएंगे, 27 से 30 मार्क्स। ठीक है, तो यानी कि हर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 27 से 30 मार्क्स जाएंगे हमारे पास, मतलब 90 मार्क्स इजिली क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं हम लोग अब कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन में हैंग हो जाते हैं। ठीक है, वहां आप लोग 5 से 6 मिनट खा चुके अपने, तो क्वेश्चन को हाथों हाथ लीव करके आगे बढ़ जाना। ठीक है,
क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स या 10 मार्क्स दे देगा, नहीं यार। सारे क्वेश्चन बराबर मार्क्स के हैं, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो यार, नहीं आ रहा है तो क्यों उस क्वेश्चन में क्यों अपने टाइम वेस्ट देना है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पेपर करना है और काम रहना बिल्कुल, ठीक है। और जो क्वेश्चंस में अगर आप लोग डील कर रहे हो वो इजी क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को क्लियर रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम करना, ठीक है। यही आप लोगों के लिए फाइनल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छे से हो पेपर देके आना, ऑल द बेस्ट।